नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए टारगेट यूपीएससी 2024 में हम लोग आज एपिसोड 4 को लेकर आए हैं, जिसमें कि हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 3 एपिसोड कर लिया है, उसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। आज हम लोग जो एपिसोड 4 करेंगे, इस पे भी हम लोग लगभग 5 क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यूपीएससी 2024 की परीक्षा में अभी काफी वक्त है, तो आप अगर अभी से हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। हम यहाँ पे इजी से लेके मॉडरेट क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और आपको उसके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट दोनों को सिखाएंगे, जिससे कि आप हर तरीके के क्वेश्चंस को सीख सकें। तो चलिए बिना देरी के आज हम सबसे पहले क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारा सीरीज का नाम रहेगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्लेलिस्ट में वीडियो आपने देखा ही होगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखें तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक थैले में 15 लाल, हरी और नीली गेंद हैं। थैले में प्रत्येक गेंदों की संख्या अलग अलग है। लाल गेंद और हरी गेंद के बीच का जो अंतर है वो हरी और नीली गेंद के बीच के अंतर के समान है, ऐसा कहा गया है। बैग में से एक नीली गेंद चुनने की जो प्रायिकता है वो 0.2 से अधिक है। मतलब 2/10 हो गया, मतलब 1/5 से अधिक है। तो बैग में नीली गेंदों की संख्या क्या है? 1/5 से अधिक है, ऐसा कहा गया है। प्रायिकता तो आपको पता है, प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब कि नीली गेंद की संख्या ऊपर जो रहेगी और नीचे टोटल, है ना। नीली बटे टोटल मतलब 15। तो आप यहां पे समझिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या है। रेड है, R फॉर रेड, H फॉर ग्रीन को हम लोग G फॉर ग्रीन कर लेते हैं, अब B फॉर ब्लू। उसके बाद है कि प्रत्येक थैले में प्रत्येक गेंदों की संख्या अलग है, तो हम 5-5-5 तो नहीं ले सकते। और हरी गेंद, लाल और हरी के बीच अंतर, तो लाल और हरी के बीच जो अंतर है मतलब R माइनस जी का जो अंतर है वो कहीं ना कहीं G माइनस बी के बराबर है, ये भी कह रहा है। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, R प्लस बी बराबर कहीं ना कहीं 2G के बराबर है। क्लियर। और एक बात कह रहा है कि बैग से एक नीली गेंद चुनने की प्रायिकता 0.2 से अधिक है। तो देखिए नीली का मतलब ब्लू बटे, अब यहां पे क्या लिखेंगे, R प्लस जी प्लस बी, ये कहीं ना कहीं आपका 0.2 से अधिक है। तो 0.2 को अगर हम कम कर दें तो 1/5 के बराबर हो जाएगा, ये ऐसे सोच लीजिए। और अब यहां पे देख रहे हैं R प्लस बी का मान 2G है, तो 2G ये और 1G है, तो क्या हो जाएगा, B बटे 3G का जो मान है वो कहीं ना कहीं 1/5 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 5 जो ब्लू है ना वो कहीं ना कहीं 3 ग्रीन से ज्यादा है। और आपको ध्यान रखना है, यहां पे एक हम टेबल बना लें फटाफट, जिससे कि आपके लिए थोड़ा हम आसान कर दें चीजों को। ये 3 गेंद का टेबल हम बना लेते हैं। यहां पे लिख देते हैं सबसे पहले क्या, लाल है तो रेड, ग्रीन और ब्लू। अब सेटिस्फाई कराना है, सेटिस्फाई ये कराना है कि लाल और हरी के बीच का जो अंतर है ना वो हरी और नीली के बीच का भी अंतर समान होना चाहिए। चाहे 1 आ जाए, 0 आ जाए, 0 तो हो नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पहले कह दिया गया कि तीनों गेंद की संख्या समान नहीं, तो 5-5-5 वाला ऑप्शन तो खत्म ही कर दीजिए। हम लोग अगर 3 से स्टार्ट करें, मान लेते हैं यहाँ पे नीली गेंद की संख्या पूछ रही है, तो हम लोग 3 ले लें नीली गेंद, सपोज कर लेते हैं 3 हम लोग नीली गेंद लें। यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 कॉलम बना लिए, है ना। हम लोग नीली गेंद की संख्या 3 रख लिए, तो मान लीजिए 3 रखे तो ये 15 हो गया। तो 15 है तो ई कहीं ना कहीं 15 बड़ा होना चाहिए। तो हम यहां पे क्या रखेंगे, जी का मान कम से कम 4 तो लेना ही होगा। 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 ले सकते, 3 ले सकते, 2 ले सकते, 1 भी ले सकते। अगर हम 4 ले ले तो देखिए 12 हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई करा दिया। तो आप ग्रीन ले लेते हैं हम कितना, 4, है ना। ग्रीन ले लिए 4, इसको हम नहीं लिखेंगे, है ना, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5B ग्रेटर देन 3G। तो ग्रीन आपने लिया 4, तो 4 3 7 और यहाँ पे आपने ले लिया 8। तो देखिए ये सेटिस्फाई नहीं करा रहा, 8 माइनस 4 का मान 4 हो गया, 4 माइनस 3 1 हो गया। आप जितना छोटा करेंगे, 3 तो ले नहीं सकते आप, है ना, क्योंकि 3 3 सेम हो जाएगा। 2 लेंगे तो फिर वही बात है, 2 3 5 और यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो फिर और भी डिफरेंस, मतलब सवाल ही नहीं बनता। मतलब ये तो कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, काट दिया मैंने। अगर ब्लू ले ले 4, तो देखिए यहाँ 4 लिए तो यहाँ 4 पंचे 20 हो गया, तो इससे कम लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा करें, 5 ले लें क्या, तो 5 तिया 15, तो देखिए 5 4 9 6 15 कर ले, तो ये सेटिस्फाई करा देगा। देखिए 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 4 1, तो ये सेटिस्फाई करा रहा है। क्लियर। अगर हम ले ले 4 तो ले लिया आपने, अब ले लेते हैं 5, तो ये काट दीजिए, ये सही हो गया। 5 ले लें यहाँ,
तो ये देखिए 5 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, और 25 रखने के लिए यहाँ पे 25 से कम सोचना है, तो कितना ले लेंगे आप यहाँ अगर 7 ले लें तो ठीक है, 8 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, तो मान लेते हैं कि हम 8 ले लें। तो देखिए 8 5 13, 2 15, अभी देखिए 8 माइनस 2 6, और 8 में 5 गया 3, तो यहाँ डिफरेंस गड़बड़ है। अगर हम 7 लेते, सपोज कर लेते हैं, तो 7 5 12, यहाँ 3 लेना पड़ता, तो देखिए 7 में 3 गया 4, 5 7 में 5 गया 2, तो 4 और 2 आ रहा है, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब हम लोग ले लेते हैं कौन सा, ये भी नहीं हुआ, अब 7 ले ले, 7 ले लेते, देखिए 7 बचे 35, 35 से कम सोचिए, 35 से कम कितना सोच लेंगे आप, ऐसा कर लीजिए 8 तो ले नहीं सकते क्योंकि 8 7 15 गेंद यही हो जाएगा, यहाँ 0 तो होगा नहीं, तो और कम ले लिए, 6 ले लेते हैं, ठीक है, तो 6 ले लेंगे, तो 6 तिया 18, तो 7 6 13 और 2 15, ये ले सकते हैं क्या, तो देखिए 6 में 2 गया 4, 7 में 6 गया है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करा रहा, और कम कर लीजिए आप, ऐसा कीजिए 5 ले लीजिए, हम यहाँ पे 5 रख लें तो मेरा काम बन जाएगा, तो देखिए, और यहाँ 7 5 12, यहाँ 3 ले लीजिए, और यहाँ 5 रख लेंगे तो 15 हो जाएगा, अभी भी सेटिस्फाई करा रहा है, ये 35 बड़ा ही है, तो 7 में 5 गया 2, 5 में 3 गया 2, तो ये सेटिस्फाई करा रहा है, तो हम कह सकते हैं ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब हम अगर बात करें कितने की, अगर हम लोग ले लें 9, तो देखिए 9 पचे 45 हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ 9 ले लें, सपोज कर ले, अब एक कॉलम है ना 9, और यहाँ पे हम लोग कितना ले लें 5 और 1 ले लें, कोई दिक्कत नहीं, देखिए 5 तिया 15, अभी भी सेटिस्फाई करा रहा है, और 5 में 9 में 5 में 9 में 5 जाएगा 4, और 5 में गया 4, तो ये भी सेटिस्फाई करा रहा है, तो हम कह सकते हैं ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो 3 वाला कट गया, 5 वाला कट गया, 3 ही ऑप्शन बचा, 4 7 और 9, और यही मेरा आंसर है कि केवल बी डी और ई ही हमारा यहाँ पे नीली गेंदों की संख्या हो सकती है, मतलब तीनों भी होगा ना तो आपका सेटिस्फाई करा देगा। और ये भी ध्यान रखना है कि तीनों अगर जो संख्या ले रहा है प्रोबेबिलिटी 0.2 से अधिक भी होना चाहिए, होगा, आप चाहे तो चेक कर लें। मान लेते 4 से लेते हैं ना, तो 4/15, 4/15 करेंगे ना तो 0.2 से अधिक ही होगा, देखिए 15 2 30, लगभग ज्यादा ही है, चाहे आप चेक कर लेना, ये आपका टास्क है, और जरूर बताना कमेंट में कि सही था ना तीनों, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस से। वस्तु ए के अंकित मूल्य का जो वस्तु बी से अनुपात 4:5 है, मतलब ए और बी के अंकित मूल्य का अनुपात 4:5 है। अब वस्तु ए पर D% की छूट देता है दुकानदार, और बी पर D+18% की छूट देता है। उसके बाद कह रहा है कि इसलिए दोनों वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना वो बराबर हो जाता है, सेलिंग प्राइस। यदि दुकानदार वस्तु ए पर 20% और वस्तु बी पर ए पर 20% और बी पर 25% का लाभ कमाता है, तो बी पर अर्जित जो लाभ है ना वो ए की तुलना में 384 रुपए अधिक हो जाता है, तो ए और बी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा, कैलकुलेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम इसको आसान कर देंगे आपके लिए, कैसे तो समझिए। ए और बी के अंकित मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो हम लिख लेते हैं मार्क प्राइस ऑफ ए अनुपात मार्क प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू 4:5। अगर हम इसको 4:5 को हम लोग 400 और 500 लिख लें, कोई दिक्कत है क्या? आप ऐसे सोच लीजिए कि ए का अंकित मूल्य 400 है और बी का अंकित मूल्य 500 रुपए, इसलिए कर रहे हैं ना, थोड़ा आसान हो जाता है। अब कह रहा है कि D% का डिस्काउंट मिलता है ए पे, तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ बी, कह रहा है ना, कह रहा है ना दोनों बराबर है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए कितना हो जाएगा भाई, तो 400 का D% डिस्काउंट, तो मतलब 100 माइनस डी बटे 100, यही होगा ना, इज इक्वल टू 500 का 100 माइनस D+18, है ना, अब बटे 100, यही तो होगा ना, कोई दिक्कत? अगर इसको सॉल्व कर दिए तो देखिए 400 माइनस 4D, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 500, और देखिए ये 18 कितना हो जाएगा, 18×5 = 90, तो 410 ही लिख लेते हैं ना डायरेक्ट, इतना तो आप फास्ट कर ही लेंगे। अब 5D, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो D का मान 10% आ गया, मतलब ये तो पता कर लिया आपने कि डिस्काउंट D नहीं था, 10% था। अब एक बात ये कह रहा है कि A पर 20% का लाभ और B पर 25% का लाभ कमाता है, तो और दोनों के लाभ का जो अंतर है वो कहीं ना कहीं 384 है, ये भी कह रहा है। हमसे लास्ट में पूछा गया कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो भाई देखिए कोई भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आप बहुत ज्यादा टेंशन ना लें,
हम सीधा सीधी क्या करते हैं कि दोनों का क्या निकालते हैं, पहले लाभ निकालने की कोशिश करते हैं। आपको पता है, या क्रयमूल्य निकाल लीजिए, जो ठीक लगे। ऐसा करते क्रयमूल्य निकाल लेते क्योंकि लास्ट में क्रयमूल्य निकालना ही है। तो अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें, सेलिंग प्राइस ऑफ ए, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए कितना हो जाएगा भाई? तो देखिए अब यहां पे आप रख दीजिए, तो 100 का 400 का 90%, है ना, क्लियर, 10% छूट है ना, तो 400 का 90% करेंगे तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा? एकदम आसान तरीके से सिखाएंगे, याद रखिएगा। आप ये मत बोलिएगा कि लंबा है, लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना हो जाएगा? देखिए 360 रुपए में खरीदे थे, 20% का लाभ था, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 300 रुपये, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 60 रुपये। डिटेल में नहीं है, बस शॉर्टकट है, बस आपको इतना ना करके सीधे यहीं आना था। ये सब सारे स्टूडेंट के लिए जो बेसिक से सीखना चाहते हैं। अब हम लोग चलते सेलिंग प्राइस ऑफ बी। देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितना था? 500 का डी प्लस 18, डी प्लस 18 का मतलब 18 10 28, तो 100 में 28 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई? 72, मतलब 72% का मान निकाल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? तो 360 ये भी हो रहा है, अच्छी बात है ना, 360 ही हो रहा है क्या? 500 का 72% 360 ही होता है, क्लियर। अब प्रॉफिट क्या? अब सीपी निकालना है इसका, सीपी ऑफ ए जो 360 है वो कहीं ना कहीं आपके किसके बराबर है? देखिए कितने का लाभ हो रहा है आपको? 25% का, है ना। और डिस्काउंट डी प्लस 18 28 72, हाँ सही है, 72 गुना 25, 2 पंचे 10, 7 पचे 35, 1 36, ठीक है, 125 गुना 100। जब इसको सॉल्व करें देखिए 5 से कटेगा या 25 से कटा लीजिए, 25 गुना 5 डायरेक्ट, और 25 गुना 4, 5 से कटाइए, 5 से 35, तो ये हो जाएगा मेरा 288। अब इसका लाभ निकालेंगे तो प्रॉफिट ऑफ बी, यहां बी है भाई, है ना, तो कितना हो जाएगा? देखिए इसको घटा दीजिए, 10 में 8 गया 2 और 15 में 8 गया 7, 72 रुपए, बस हो गया काम। अब आपको नहीं लंबा लगेगा, ये एक एक स्टेप जानबूझ के किए हैं कि सब कुछ निकाल दिया आपके लिए। आप चाहें तो इसको एक स्टेप में कर लेना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। दोनों के लाभ का अंतर देखिए 12 है, लेकिन रियल में लाभ का जो अंतर है ना वो यहाँ पे कुछ और दिया है। यहाँ पे दिया है कि दोनों के लाभ का जो अंतर है वो 384 है। तो हम कह सकते हैं कि 12 यूनिट का ही मान 384 है, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 384/12, तो 12 36, 12 दूना 24, मतलब 32 यूनिट। अब आपसे पूछा क्या गया? दोनों का कॉस्ट प्राइस। तो देखिए सीपी ऑफ ए 300 रुपये है, तो 300 को आप 32 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई? 9600 रुपये। और सीपी ऑफ बी कितना हो जाएगा? 300 को आप किससे गुना कर दीजिए? सॉरी 300 को नहीं, 32 को, या 288 को 32 से गुना कीजिए, ये तो 9600 हो गया। और यहां कर दीजिए 288 गुना 32। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9216। तो मेरा आंसर हो जाएगा 9600 और 9216, जो ऑप्शन में है ढूंढ लीजिए। तो 9600 और 9216 ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। तो आसान क्वेश्चन था, आप इसको बिल्कुल लंबा ना समझे। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मैंने इसको लंबा कर दिया है, इसको बहुत ज्यादा लेंदी बना दिया, तो ऐसा नहीं है, मैंने आपके लिए आसान बनाया है, एक एक चीज निकाल के दिखाया। चाहता तो मैं डायरेक्ट यहां से यहां आ सकता था, बट आपको इसलिए दिखाया गया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, आप कंफ्यूज ना हो। और आपको यहाँ पे पहले ही बताया गया कि आपको इस सीरीज में सीखना है। जल्दी बनाने की कोशिश से क्या होगा? 2024 में फिर वही गलती होगी, तो सीखिए पहले। उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन कि 1 2 और 120 में, मतलब 1 से 120 तक लिखा है, ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 2 5 और 7 से किसी से भी विभाज्य नहीं हो? अभी तक होता था कि किसी से विभाज्य हो, अब है विभाज्य नहीं हो, इस पे ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे बहुत मजे मजे से। सबसे पहले देखते हैं कि नंबर है 1 2 3 ऐसे से करके लिखा है 120। संख्या 2 से भाग ना हो, 5 से भाग ना हो, 7 से भाग ना हो। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि 2 5 7 से भाग ना हो तो 10 से हो सकता है क्या? तो 10 से हो जाएगा तो 2 और 5 से भी तो होगा ना। तो याद रखिएगा, याद रहे कि वो संख्या ना 2 गुना 5 से होगा भाग, ना 5 गुना 7 से होगा, ना 7 गुना 5 से होगा, ना ही 2 गुना 5 गुना 7 से होगा। याद रखिएगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, और इससे भी नहीं होगा। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया ना। इतने इतने संख्याओं से ये भाग नहीं लगना चाहिए किसी भी कीमत पे, आपको इसको याद रखना है। देखिए इसका एक दूसरा, अभी तक तो आपको मतलब आपको क्या निकालना है ना
पहले आपको ये सोचना है कि एक ऐसी संख्या जो 1 से 120 तक में 2 से भाग हो, तो ऐसी कितनी संख्याएं होगी, सोचिए आप जरा। अगर 1 से 120 में अगर हम 2 से भाग करें तो ऐसी कितनी संख्या होगी, 2 है, 4 है, 6, 8 ऐसे करके 120, मतलब सम वाला संख्या जितने जो इवन नंबर है ना वो सारी संख्या है, तो कितनी होगी, 60 होगी। तो हम कह सकते हैं कि 2 से जो भाग लगेगी ना वो कितनी संख्याएं हैं, तो 2 से भाग करके चेक कर लीजिए 60। एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, 2 से भाग करिए 60 संख्या। अगर 5 से हो तो 120/5, 24 संख्या। ट्रिक है ये, क्यों, क्योंकि 5, 10, 15, 20, 25 मतलब 5-5 के गैप पे होगा, मतलब 24 गुना 5 120, 120 भी कट जाता है ना 5 से। 7 से मतलब 120/7, देखिए 17 गुना 7 119 होता है, मतलब 119 कटेगा और 120 नहीं कटेगा, मतलब 17 संख्या होगी, 17। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये तो हो गया आपका 2, 5, 7। अगर हम 2 गुना 5 की बात करें मतलब 10 से, तो देखिए 120/10 मतलब 12 संख्या, जाहिर सी बात है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 12 संख्या ये। अगर बात करें 5 गुना 7 35 से, तो 120 गुना 35 है ना, तो देखिए 35, 70, 105, यही 3 संख्या है ना, 35, 70, 105, 3 संख्या। अगर हम बात करें कितना 14 से, तो देखिए 120/14, तो 14 गुना 8 112, मतलब देखिए 14, 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56 ऐसे करेंगे ना तो 8 संख्या मिलेगी आप। और मतलब ट्रिक क्या है कि 120 को 14 से भाग करिए, जो रिमाइंडर आता है उसको छोड़ दीजिए और जितना पे लग जाए भाग, 14 अठे बलौतर से मतलब 112 और 14 नमा 126, तो 126 नहीं लेना क्योंकि 120 से ऊपर है। अब बचा 5 गुना 10 गुना 7 70, 70 से कितनी संख्या भाग लग रही है, तो 70 से एक ही संख्या भाग लगती है, 70, क्योंकि 70 गुना 2 140 हो जाता है। बस आपका मेरा काम हो गया आसान। अब आपका काम बचा है कि अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये है एक्चुअल में मेरे पास डेटा। अब इसको निकालना कैसे है कि कितनी संख्या है जो भाग विभाज्य नहीं है। आपने तो विभाज्य है वाला निकाला है ना, तो नहीं है, तो नहीं है के लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, आपको निकालना है बेसिकली एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यही निकालना है ना, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। एक्चुअली क्या होता है ये फॉर्मूला ए यूनियन बी यूनियन सी का, इसमें आपको बस ये देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं तीनों से भाग नहीं लग रही है। तो इसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। अब आप क्या बोलेंगे कि ये है क्या, समझ नहीं आ रहा। तो देखिए एन ए का मतलब जो 2 से भाग लग रहा हो, यहाँ पे ए बी सी हम लोग बता देते हैं आपको, ए किसको लिए हैं, तो ए है यहाँ पे 2, बी है यहाँ पे 5 और सी है यहाँ पे 7, बस पुट कर दीजिए। ये एक्चुअली है एन ए एन बी एन सी। यहां पे हो गया ए बी का कौन सा गुना हो जाएगा, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी 5 और उसके बाद बी सी 5 गुना 7, ये हो जाएगा एन बी इंटरसेक्शन सी 7 दूना 14 एन ए इंटरसेक्शन सी, क्लियर। और ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बाकी ये तो समझ ही गए होंगे, एन ए एन बी और एन, ठीक है। बस पुट पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 60 24 17। लिखिए मेरे साथ साथ, घबराना नहीं है, हो जाएगा 60 24 17 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या था, 12 3 8 1 है ना, तो 12 माइनस 3 माइनस 8 और प्लस। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग ये पूछेंगे कि प्लस 1 क्यों किया गया, तो देखिए ये क्या होता है ना, तीनों में जाके माइनस हो रहा है लास्ट में, इसलिए इसको जोड़ना पड़ा, क्योंकि 70 ना हट जा रहा था, क्योंकि 10 से भाग जो लग रहा है उसको आप हटा दिए, तो इसीलिए उसको जोड़ना पड़ा लास्ट में। अब इसको जोड़िए, देखिए 7 4 11, 2 2 4 6 10, 101 और 101 का प्लस 101 है ना, 2 कर लीजिए ना, उसको जोड़ लीजिए साथ में, तो 102 ये हो गया। अब माइनस 12 3 15 8 23, तो इसको जब घटाएंगे ना, देखिए 12 में 3 गया 9 और 7 में 2 9 में 2 गया 7, मतलब 79 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 5 और 7 से भाग नहीं लगेगा। और मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था ना। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, डिफिकल्ट भी होगा, कॉन्सेप्ट भी होगा, और आपको लगेगा कि हाँ ये सीसेट का प्रश्न है या हो सकता। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आसान कह सकते हैं आप इसको, अगर आपको आता होगा तो। 7 व्यक्ति है ए बी सी डी ई एफ और जी, एक पंक्ति में बैठे हैं, सभी का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, मतलब ऐसा नहीं कि ए बी सी डी ई एफ जी बैठा दें, फिर क्वेश्चन ही नहीं पूछता। तो पूछा जा रहा है कि ए के बाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है। पहला है 3, यहां पे देखिए अभी तक आप लोगों ने 2 स्टेटमेंट वाला किया था, हमने जानबूझ के एक बढ़ा दिया है कि ऐसा भी तो पूछ सकता है यूपीएससी जहां 3-3 कथन हो। पहले कथन में बोल रहा है कि एफ पंक्ति के मध्य में बैठा है और जी और एफ के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। दूसरा कह रहा है कि डी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, सी पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। तीसरा है कि जी और ए के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं और डी और बी दोनों ए के निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या 1 और 2 पर्याप्त है, या 2 और 3 पर्याप्त है, या तीनों पर्याप्त है, या प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 या 2 या केवल 3 अकेला पर्याप्त है। तो देखिए बढ़िया बात यह है कि हम इसको पहले चेक करेंगे 1 और 2 से, फिर चेक कर लेंगे 2 और 3 से। अगर इस दोनों से नहीं हुआ फिर तीनों को मिला के कर लेंगे, और अकेला एक बार 3 से भी चेक कर लेंगे। तो हमको क्या पता पहले से काम बन जाए, क्या पता दूसरे पे आंसर मिल जाए, तो हम तीसरा चौथा चेक नहीं करेंगे, बहुत किस्मत खराब होगा तो चौथे तक जाना पड़ेगा। तो चलिए 7 लोग हैं, 7 लोग को बैठाइए, 1 2 3 4 5 6 और 7। बहुत ध्यान रखिएगा यहाँ पे मुख जो है ना दक्षिण दिशा की ओर है, मतलब सबका फेस ऐसे है ना कि उत्तर है। तो लेफ्ट राइट यहां पे बदल जाएगा, अगर उत्तर रहता है तो मेरा राइट इधर लेफ्ट इधर होता है, लेकिन अगर मुख दक्षिण है तो अब मेरा लेफ्ट इधर राइट इधर हो गया, मतलब ऐसे हो गया ना, समझ लीजिए। अब देखिए अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें कि एफ पंक्ति के मध्य में बैठा है, तो देखिए ये चलिए मेरे पास कंफर्म स्टेटमेंट था कि एफ पंक्ति के मध्य में बैठा है, इसको हटा दीजिए। उसके बाद कह रहा है जी और एफ के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए जी और एफ के मध्य 2 व्यक्ति बैठने का मतलब जी यहां भी बैठ सकता है, जी यहां भी बैठ सकता है, कोई दिक्कत है? तो केवल अकेला तो पर्याप्त नहीं होगा कि ए के बाएं से चौथा कौन बैठा है, नहीं बता पा रहे हैं। अगर हम उसको 2 से मिलाने की कोशिश करें कि डी और जी जो है ना आपस में निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी और जी, तो अगर यहां पे जी बैठा है, देखिए और यहां पे ना 2 पॉसिबिलिटीज बना के चलिए, पता है बहुत आसान होता है, 3 4 5 6 और 7। यहां एफ बैठा है तो इधर जी, इस बार इसको जी इधर बैठाइए, मतलब 2 केस, केस 1 केस 2। अब कह रहा है डी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जाहिर सी बात है डी यहां नहीं होगा और डी यहां भी नहीं होगा। ठीक है, दोनों केस में लेके चल रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि ए सी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, ए जो है ना सी के दाएं से दूसरे स्थान पे। तो देखिए अगर हम यहां पे, और सी किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, तो सी को आप लोग यहां नहीं रख पाएंगे, यहां तो होगा ही नहीं, सी को आप यहां पे नहीं रख पाएंगे, यहां पे, यहां पे। ठीक है, अब सी के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, ए। तो देखिए सी यहां भी नहीं हो सकता क्योंकि दाएं से दूसरे स्थान पे एफ बैठा है। अगर सी को यहां लें, एक ही संभावना है कि सी को यहां लेना पड़ेगा, तो यहां पे ए आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहां डी नहीं है, तो डी के लिए एक ही प्लेस खाली है, या तो ये या तो ये, आप डी को यहां रख लें या यहां रख लें। ठीक, उसी तरह अगर मान लेते हैं यहां पे आपका सी नहीं होगा और सी के दाएं से दूसरे स्थान पे ए बैठा है, तो देखिए सी को आप यहां नहीं ले सकते क्योंकि जाहिर सी बात है यहां पे अंतिम छोर पे नहीं बैठाना है। तो हम एनी हो, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी जी बैठा है, डी यहाँ, तो हम यहाँ पे सी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ ए होगा, तो यहाँ पे सी को लेना पड़ेगा और यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर उसी तरह आपके पास डी के लिए 2 संभावनाएं, आप यहाँ पे डी को लेंगे क्योंकि यहाँ पे डी ऑलरेडी नहीं बैठेगा, और आप यहाँ पे भी डी को नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि आपका नहीं, यहाँ तो डी ले सकते हैं। अब बताइए कि ए के बाएं से चौथे स्थान पे कौन बैठा है, तो देखिए बाएं से चौथे स्थान पे 1 2 3 4, यहां पे पता है जी बैठा है, और यहां से बाएं से चौथे स्थान पे 1 2 3 4, यहां डी भी आ रहा है, और हो सकता है कुछ और आ जाए क्योंकि दोनों जगह डी पॉसिबल है। अगर यहां डी है तो यहां बी हो जाएगा, और अगर डी बी यहां है तो यहां डी हो जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया ना, 2 आंसर आ गया, 3 आंसर आ गया। यहाँ पे आपका कौन आ रहा है, ए के बाएं से चौथे स्थान पे जी, यहाँ पे बी या डी। तो इतनी पॉसिबिलिटीज तो है नहीं, या इतना अधिकार तो मेरे पास है नहीं कि भाई 5-6 आंसर दे दो डेटा सफिशिएंसी में। तो पहला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि 1 और 2 मिलाकर तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे। अब चलिए हम करते हैं दूसरे और तीसरे से ना।
कौन कौन था? ये नहीं हो पाया, इसको काट दिए। अब मेरे पास है 2 और 3 से। चलिए 2 और 3 से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, और एक संभावना ले लें 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। अब देखिए फिर से वही है, इस स्टेटमेंट को तो अब लेना नहीं है, इसको काट दीजिए, इसका यूज नहीं है। अब इसको और इसको चेक करना है। ए बाएं से चौथे स्थान पे कौन बैठा है, ठीक है। अब कह रहे हैं डी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए सी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, सी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, जी और ए के मध्य में 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी और बी दोनों ए के निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर हम यहां से लेके चलें कि डी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इससे काम नहीं बनेगा। यहां से लेके चलते हैं ए सी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। तो देखिए अगर हम सी को यहां बैठा दें तो ए को यहां बैठा लेते हैं। और क्या क्या संभावना हो सकता है? अगर मान लेते हैं कि सी को, और क्या बोल रहा है, किसी अंतिम छोर पे नहीं बैठा, तो यहां तो आप ले नहीं सकते सी को, यहां तो खैर ले ही नहीं पाएंगे, यहां नहीं लेंगे। एक बार हम लोग यहां सी ले लें तो यहां पे ए ले लेते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? अब कह रहा है क्या कि डी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इससे काम नहीं बनेगा। सी किसी भी अंतिम छोर पे, ठीक है। जी और ए के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए जी और ए के मध्य में 3 व्यक्ति, 1 2 3, तो जी यहां बैठा दीजिए। यहां पे 3 व्यक्ति बैठा पाएंगे, मतलब यहां पे ये संभावना नहीं बन पा रहा है। और थोड़ा सा आप क्या कर दीजिए, सी को चेंज करके यहां बैठाइए, तो यहां पे ए बैठ जाएगा। अब 3 व्यक्ति ए और जी के बीच में हो जाएंगे, 1 2 3, तो यहां पे हो जाएगा, है ना। क्लियर? कोई दिक्कत? अब यहां पे जी और ए के मध्य में 3 व्यक्ति बैठ गए, कोई बात नहीं। डी और बी दोनों ए के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ना यहां पे डी बी यहां नहीं आ सकता, डी बी यहां नहीं आ सकता, है ना। इसको काट दीजिए। और यहां ए के निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब डी और बी यहां भी नहीं आ सकता। क्लियर? अब कह रहा है सी डी जो है ना, जी का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी और जी निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब डी यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता। तो भाई डी के लिए प्लेस कौन सा बचा? तो डी के लिए देखिए एक ये प्लेस बचा है, एक ये प्लेस बचा है। क्लियर? उसके बाद आपका क्या कह रहा है, हाँ यहां पे भी देख लीजिए, डी यहां भी नहीं बैठ सकता। क्या कह रहा है ना, डी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये कह रहा था ना कहीं पे, डी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो डी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं, हाँ यहां डी हो सकता है, यहां पे तो हो सकता है, यहां पे डी नहीं हो सकता, यहां पे डी नहीं हो सकता। क्लियर? क्योंकि जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब आपसे पूछा गया है कि ए के बाएं से चौथा कौन बैठा है। तो देखिए ए के बाएं से चौथा, अब यहां पे कोई तो बैठे, उससे मुझे लेना देना नहीं है। ए के बाएं से चौथा देख लीजिए, 1 2 3 4 जी। ए के बाएं से चौथा 1 2 3 4 जी। तो मुझे यहां पे पता लग पा रहा है कि ए के दाएं से चौथा, सॉरी बाएं से, है ना, इधर बायां होगा ना क्योंकि सबका फेस दक्षिण की ओर है। तो यहां पे साफ साफ पता लग रहा है कि ए के बाएं से चौथा जी ही बैठा है। यहां पे कुछ भी चेंज होगा उससे फर्क नहीं पड़ना, आंसर आपका आ जाएगा और सब लोग बैठ भी जाएंगे। ठीक है ना, आप आराम से बैठा लेंगे। मुझे, मैंने पहले ही बताया, डाटा सफिशियंसी में हमें बनाना बिल्कुल भी नहीं है, टाइम खराब करना है। मुझे 2 केस में भी एक आंसर मिल रहा है, मतलब मेरा आंसर सही है। 2 केस बनाया और दोनों में जी ही बैठ रहा है, ए के बाएं से चौथा, मतलब बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि मुझे उत्तर नहीं बताना। तो मेरा सही जवाब है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल 2 और 3 पर्याप्त हैं। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। जाहिर सी बात है ऑप्शन एक ही सही होता है एग्जाम में, 2 ऑप्शन सही नहीं होता, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपका उत्तर सही है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। मुझे लगता है कि अगर आप नॉर्मल तरीके से सोचेंगे तो नहीं बना पाएंगे, थोड़ा इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचना पड़ेगा आपको। एक निश्चित कोड भाषा में लाइब्रेरी को 2641824363650 के रूप में लिखा गया है, तो उस भाषा में मशीन को किस प्रकार लिखा जाएगा या कोड किया जाएगा। अब देखिए कि लाइब्रेरी में कितना लेटर है, 7, और यहां पे बहुत लंबा चौड़ा है, तो कैसे हुआ है ये। तो हम इसको एक चीज देख पा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि आपने कैसे सोच लिया ये बात, तो देखिए यही तो सोचना है कि यूपीएससी अब क्या कर सकता है। एक्चुअली यहां पे क्या हुआ है ना कि लाइब्रेरी को सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो जब अल्फाबेटिकल अरेंज करेंगे ना तो ये हो जाएगा ए बी, जाहिर सी बात है सी डी ई एफ जी एच आई, है ना, जे के एल, 4 लेटर हो गया, और क्या छूटा, ए हो गया, बी हो गया, आई एल, उसके बाद आपने क्या छोटा, हाँ 2 बार आर है और 1 बार वाई है। एक्चुअली ऐसे अरेंज कर दिया आप अल्फाबेटिकल। उसके बाद सबका प्लेस वैल्यू
आप देख लीजिए कि क्या क्या है। तो ए का 1 है, बी का 2 है, आई का 9 है, एल का 12 है, आर का 18 है, फिर 18 है और वाई का 25 है। क्लियर? अब बोलेंगे क्या हो गया क्या कोडिंग? तो नहीं, मेरे हिसाब से अभी कोड नहीं आया है। एक्चुअल में यहां पे क्या हुआ है ना कि अब इसमें जो वॉवेल है और कॉन्सोनेंट है, दो चीज होता है अल्फाबेट में। तो जो वॉवेल है ना उसका रिवर्स करके जो लेटर होता है उसका प्लेस वैल्यू लिखा गया है। तो ए का जो रिवर्स लेटर है वो है जेड, सबको पता है ना, ए का रिवर्स लेटर जेड होता है। मतलब वॉवेल को आपको रिवर्स करना है, ठीक है, तो 26 हो गया। और जो कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट जो दिखा गया है उसको गुना 2 कर देना है, उसके प्लेस वैल्यू को गुना 2 कर देना है। तो देखिए 2 का गुना 2 4, आई फिर रिवर्स लेटर पहले लिखिए, आई का रिवर्स लेटर क्या होगा, आई कितने प्लेस पे है 9, तो 18वें नंबर पे ढूंढना है, रिवर्स लेटर 18वें पे होता है तो आर होता है ना, तो आर होगा। और आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, ये 12 है तो गुना 2 कर दीजिए 24, फिर आर है कॉन्सोनेंट तो 2 36, आर है कॉन्सोनेंट 2 गुना 2 तो 36, और वाई फिर से आपका कॉन्सोनेंट ही है तो 50। तो देखिए मेरा कोड मिल गया क्या, देखिए 26 4 18 24 36 36 50, बिल्कुल सही है। तो मेरा ये है कोड। कैसे बना? पहले आप लाइब्रेरी के लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए, उसके बाद जो उसमें वॉवेल था उसके रिवर्स लेटर को लिख के उसका प्लेस वैल्यू लिख दी, अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू, और जो कॉन्सोनेंट था उसके प्लेस वैल्यू को 2 से गुना कर दिए, बस यही करना था। उसके बाद आप खुद लिख लीजिए ना मैसिन का कोड, तो MACHINE। अगर मशीन को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, पहले तो ए तो होगा ही भाई, सी भी होगा, AC, उसके बाद एच हो जाएगा क्या, अच्छा ई भी है, उसके बाद FGHI है ना, JKLMN है ना, M और 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए वही चीज है, ए का 26 पहले लिख लेते हैं, उतना आप नहीं लिखेंगे डिटेल में। सी 3 नंबर पे होता है तो 3 गुना 2 6 होता है, देखिए 26 6 आ गया। ई मेरा फिर वॉवेल है तो वॉवेल है ई, उसका अपोजिट लेटर क्या होता है वी, वी का प्लेस वैल्यू 22, एच मेरा 8 8 दूना 16, आई का देखिए हम लोगों ने अभी यूज किया था 18, एम होता है 13वें नंबर पे तो 13 गुना 2 26 और 14 गुना 2 28। तो मेरा कोड हो जाएगा 26 6 22 16, 26 6 22 16, उसका 18, ये नहीं होगा, 26 6 22 16 18 26 28, बस यहीं पे मेरा ऑप्शन मिल गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, तीसरा चौथा गलती होगा, देखना नहीं है और टाइम खराब नहीं करना। तो देखे ना आज क्वेश्चन कितना बेहतरीन सब था। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है और बहुत ही लेंदी और बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत मजेदार क्वेश्चन, मतलब मजा भी आया होगा आपको, खास करके उस वाले क्वेश्चन में कि 1 2 5 7 वाला जो क्वेश्चन था बहुत शानदार था, मुझे भी लगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए बना कर लाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगी और बहुत ही मजा आएगा और आप सोच भी पाएंगे कि हाँ यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको इतना आसान नहीं कराएंगे कि बस ठीक है प्रॉफिट लॉस का छोटा छोटा क्वेश्चन लेके आ गए, वो काम नहीं होगा। मुझे भी पता है कि अब क्वेश्चन का पैटर्न बढ़ चुका है, लेवल बढ़ चुका है, तो हम लोग हाई लेवल क्वेश्चन को करेंगे लेकिन बेसिक्स को सीखते हुए। तो अगर डिटेल भी लगे तो आप ये घबराइएगा मत कि डिटेल क्यों हो रहा है, आप डिटेल को शॉर्टकट खुद बनाएंगे, ये आपका टास्क है। आपको यहाँ कॉन्सेप्ट सीखना है और क्वेश्चन सीखना है, ठीक है, और क्वेश्चंस के बेसिक्स को सीखना है। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम हाँ एक क्वेश्चन किसी बच्चे का कमेंट था कि आप एक टास्क देके जाए कीजिए, तो आज आपके लिए टास्क है कि आप करना BOTTLE, बोतल का कोड आपको निकालना है इसी पैटर्न पे, बोतल का कोड निकालना है आपको और आप हमें कमेंट करके जरूर आंसर दें, आपका ये टास्क है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। 2024 तक आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।